नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए ना सिर्फ हम खेती किसानी बल्कि पशुपालन से जुड़ी भी नई और महत्वपूर्ण और छोटे से छोटी बातों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जिनका लाभ उठाकर ना सिर्फ आप अपनी खेती को बेहतर बनाते हैं और साथ ही साथ उत्पादन में भी बढ़ोतरी करते हैं। आज इसी कड़ी में जुड़ी पशुपालन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर हम आए हैं, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कृषि जगत की हलचलों को कृषि समाचार के माध्यम से। खबरें खेती में। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। इस मौसम में किसान आलू और सरसों की फसल को झुलसा रोग से बचाएं। रोटरी मल्चर पराली को अभिशाप से वरदान बना देता है। उन्नत प्रभेद से गन्ना की खेती यानी किसानों की समृद्धि। किसान भाइयों, राज्य का कृषि विभाग हर खेत को पानी पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से खेती के लिए पटवन की समस्या धीरे धीरे कम हो रही है। आधुनिक तकनीकों से सब्जियों की खेती और किसान का अपनी फसल से लगाव ये बता रहा है कि खेतों को पानी मिल रहा है। जल मिला तो हरियाली भी आई और किसान का जीवन भी संवरने लगा। ये केंद्र सरकार की खेती अनुकूल नीतियों और राज्य सरकार के भूमि संरक्षण विभाग के प्रयासों से संभव हो रहा है। भूमि संरक्षण में भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण दोनों ही शामिल हैं। बिहार में जल के लिए पुराने प्राकृतिक संसाधनों के जीर्णोद्धार एवं नए जलाशयों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। जल संचय के भी हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। विशेषकर दक्षिणी बिहार में जल संकट ज़्यादा गहरा था, लेकिन प्रयासों का असर अब दिख रहा है। हम लोगों ने 1,66,000 रकबे को जल छाजन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 34 परियोजनाएं 18 जिलों में के अंतर्गत आच्छादित है और इस पर बड़े पैमाने पर रीज टू वैली अप्रोच के तहत ऊपर से लेकर के नीचे तक हम लोग उसका विकास करने की कार्रवाई कर रहे हैं। किसान भाइयों, बहुत अधिक ठंड पड़ने से रात्रि काल में मिट्टी का तापमान बेहद कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में आलू और सरसों की फसल पर ओस की बूंदें जम जाती हैं, जो इन फसलों के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होता। ऐसे मौसम में आलू और सरसों में झुलसा रोग की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, जो फसल को बर्बाद कर सकता है। इसलिए किसान भाइयों, हल्के पटवन के साथ आप आलू और सरसों का प्रबंधन उचित तरीके से करें। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जैविक खेती मिट्टी, फसल और पर्यावरण के नज़रिए से काफ़ी कारगर है। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के जयंती मिश्र ने 1.5 बीघा में गेहूं की जैविक विधि से खेती की है। फसल काफ़ी अच्छी है और किसान लागत के 2 गुना मुनाफे के प्रति आश्वस्त हैं। यंत्रों के बिना जीवन की कल्पना न तो इंसान कर सकता है, न ही खेती करने वाला किसान। बुआई से लेकर फसल कटाई और कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों के प्रबंधन के लिए आज कृषि यंत्र मौजूद हैं, जिन पर केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों के प्रबंधन में बेहद कारगर कृषि यंत्र है रोटरी मल्चर। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धतियां सबसे कारगर हैं। इन यंत्रों की खरीद पर केंद्र सरकार 90% तक अनुदान भी दे रही है। ड्रिप पानी टपक या बूंद बूंद सिंचाई में पौधों को उतना ही पानी मिलता है जितनी की उन्हें ज़रूरत होती है। इससे पानी का बेवजह इस्तेमाल बंद हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई विधि का इस्तेमाल दुनिया के लगभग कई देशों में बहुत तेजी से हो रहा है।
सिंचाई की इस विधि में छोटी व्यास वाली प्लास्टिक की पाइप के सहारे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद पानी टपकाया जाता है। इससे पौधों की जड़ों के इर्द गिर्द भी जमीन नम हो जाती है, जो पौधों की बढ़ोतरी में सहायक होता है। जल की बचत भी होती है और इसी जल में उर्वरकों को घोलकर पटवन और खाद इकट्ठे पौधों तक पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया में खेती की लागत घटती है। फसल की गुणवत्ता और उत्पादन परंपरागत सिंचाई पद्धति की तुलना में काफ़ी बेहतर होती है। उद्यानिक फसलों में पटवन के लिए ड्रिप इरिगेशन बेहद ही कारगर कृषि यंत्र है। बिहार इथेनॉल नीति तैयार करने वाला देश में पहला राज्य है। यहाँ इथेनॉल उत्पादन की संभावना इसलिए भरपूर है क्योंकि इसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कृषि उत्पाद गन्ना, मक्का, टूटे चावल आदि यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए सरकार भी गन्ना उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में अगर किसान उन्नत किस्मों से गन्ना की खेती करें तो वे गन्ने का काफ़ी बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। ईख अनुसंधान केंद्र मोतिहारी ने अगाध किस्म राजेंद्र गन्ना 1 एवं मध्य पिछात किस्म राजेंद्र गन्ना 2 उन्नत प्रभेद के रूप में विकसित किया है। इसके अलावा BO 153, COP 112 और 9301 भी अगाध गन्ना की उन्नत किस्में हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज आलू प्याज की कीमतें कुछ इस प्रकार स्थिर हुई। लाल आलू 2400 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि लोकल प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आपके लिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान साफ रहेगा, वर्षा होने की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अभी के मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सभी फसलों एवं सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। ये फसलों को संभावित पाले से बचाने में सहायक होता है। साथ ही सब्जी के खेतों में मल्चिंग भी की जा सकती है। ये मिट्टी से गर्मी के नुकसान को इस मौसम में कम करेगा। किसान भाइयों, अभी आपने खेती किसानी से जुड़ी कृषि समाचार को देखा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा विराम, तो आप बने रहें हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए दुधारू पशुओं को आहार में पौष्टिकता और हरे चारे का भरपूर प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि वर्ष के कुछ महीनों में हम हरे चारे को संरक्षित कर लें साइलेज और हे विधि के द्वारा। तो जानेंगे कैसे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, हम कुछ ऐसे समय आते हैं जब हम चारे की विकट परिस्थिति से, मतलब कम चारा मिलता है या विषैला चारा मिलता है या गंदा चारा मिलता है, तो उस समय के लिए चारे का प्रबंधन या बेहतर चारा तैयार करने की विधि क्या है, आज इस पर बात करते हैं। चूँकि चारा हमारे लिए, हमारे पशुपालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है।
तो आज एक नई विधि, नई तकनीक की जानकारी लेकर हम हाजिर हैं साइलेज और हे विधि से, जिसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार वेटनरी कॉलेज के पशु पोषण विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, साइलेज और हे, बड़ा मतलब नाम तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, लेकिन बेहतर चीज़ है। ये कैसे माना जाए कि क्या है, पहले साइलेज और हे है क्या? नमस्कार किसान बंधु। साइलेज और हे एक कहिए कि चारा का प्रसंस्कृत रूप कहते हैं, जिसको कहते हैं कि प्रोसेस्ड चारा जो होता क्या है कि हमारे बिहार में या भारत के हर एक राज्यों में हरे चारे की कमी है, और हरा चारा हमारे पशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार है। उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें प्रकृति ने वो सारे पोषक तत्व रखे हैं जो एक पशु को चाहिए, जो आपके गाय भैंस को चाहिए। तो क्या होता है कि कई बार गर्मी के दिनों में या कोई ऐसी आपदा आ जाती है या कहीं ऐसी समस्या आती है जहाँ पे कि आपके पास चारा उपलब्ध नहीं होता, हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसे में किसान क्या करें, ऐसे में पशुपालक क्या करें? तो इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने चारा का जो प्रबंधन है उसमें दो विधि को जोड़ा है। एक को हम साइलेज कहते हैं और दूसरे को हे कहते हैं। ये मुख्य रूप से अगर हम अपने शब्दों में कहें तो अगर किसी चीज़ का हम सुखौती बना लेते हैं या सुखा के रख लेते हैं बिना उसके गुणवत्ता का ह्रास किए हुए, तो उसको हम हे कहते हैं। और उसका अगर अचार बना लेते हैं फर्मेंट करा के, जो कि बहुत दिनों तक, जैसे हम अपने घरों में भी अचार रखते हैं बहुत दिनों तक, तो ये वाली प्रक्रिया अगर करते हैं तो उसको हम साइलेज कहते हैं। तो ये दो मुख्य रूप से हरे चारे का संरक्षण की विधि है, जो पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, खास करके तब जब हरा चारा उनके खेत में नहीं है, हरा चारा उनके पास उपलब्ध नहीं होता है। सर, कुछ चारे हैं जैसे बिचाली, जो धान का बिचाली होता है या गेहूं का भूसा होता है, तो किन चारों का साइलेज बनाया जा सकता है, किन चारों का हे बनाया जा सकता है? चूँकि अचार भी हम सब चीज़ का नहीं बनाते हैं, बिल्कुल, सुखौता भी हर चीज़ का नहीं बना सकते हैं। तो जो ये अचार मतलब साइलेज और हे है, ये कौन कौन सा चारा इसमें इस्तेमाल होता है और क्या प्रक्रिया है उसकी? हाँ बिल्कुल, हरे चारे का जो साइलेज और हे बनाने की विधि है, सभी का सभी कुछ नहीं बनाते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए, जो हे यानी सुखौती, ये ऐसे चारे का बनाते हैं जिसके कि तना पतले हो, और तना पतले में जैसे कि आप जय कह लीजिए, ओट्स कह लीजिए, सबसे बढ़िया हे जो है उसका बनता है, जिसमें कि पोषक तत्व भी ज़्यादा होता है और तना पतला होने के कारण उसमें जो सुखाना उसको आसान होता है। तो जब कभी भी हम हे बनाते हैं तो पतले तने वाले पौधे का बनाते हैं, और बढ़िया, सबसे बढ़िया जो हे बनता है उसका, वो आपको ओट्स का बनता है। आप चाहें तो बरसीम का भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त यही होनी चाहिए कि उसको सुखाना आसान हो, और सुखाना आसान ऐसे पौधे को होता है जिसमें तना पतला होता है। एक और चीज़ इसमें ध्यान में रखने का ज़रूरत होता है कि उसमें पत्ते ज़्यादा हों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोषक तत्व अगर पौधे में होता है तो वो पोषक जो हरे पत्ते में होता है, पत्ते में होता है, उसको स्टोर हाउस कहते हैं। तो जिसमें पत्ते ज़्यादा होंगे ऐसे पौधों का हम बनाते हैं, क्योंकि भविष्य में उसको पोषक तत्व देना है। तो एक तो बात हो गई कि हे, और दूसरा जो साइलेज कहते हैं, ये मोटे तने का बनाते हैं। मोटे तने का बनाने की दो कारण है। पहला ये कि उसमें सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट यानी घुलनशील कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और वही घुलनशील कार्बोहाइड्रेट एनारोबिक फर्मेंटेशन करके, जिसको किण्वन विधि कहते हैं, किण्वन के कारण वो लैक्टिक अम्ल में बन जाता है, और वही उसके गुणवत्ता को बनाए रखता है। अदरवाइज वो सड़ जाए। आप हरा चारा को ऐसे रख दीजिए, मक्का का डंटा या हरे का, तो वो सड़ जाएगा कुछ दिन में। लेकिन वो चूँकि फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, वो उसको प्रिजर्व करके रखता है। तो जो साइलेज बनाते हैं वो हम मोटे तने वाले का, और जो हे बनाते हैं वो पतले तने वाले का। मोटे तने में भी सबसे बढ़िया जो साइलेज बनता है वो आपको मक्का का बनता है। मक्का क्योंकि तना भी मोटा होता है और उसमें पोषक तत्व की मात्रा भी ज़्यादा होती है, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होती है। अब हमारे यहाँ जैसे आपको बाजरा भी मिलता है मोटे तने में, तो हम बाजरा का भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो साइलेज बना पाएगा। अच्छा, ये जब साइलेज और हे बनाते हैं, सुखौता मतलब जब साइलेज बनाते हैं और हे बनाते हैं, तो उसका पोषक तत्व का ह्रास नहीं हो, इसकी चर्चा भी आप कर रहे थे। तो क्या तरीका है उसका कि सेम हमारा पोषक तत्व मेंटेन रहे सूखने के बाद भी, या अचार बनने के मतलब उसका जो अचार बनने के बाद भी, साइलेज बनने के बाद भी कैसे वो उसका पोषक तत्व मेंटेन रहे, इसके लिए क्या करना होगा? हाँ, जब हे हम बनाते हैं तो उसको करना क्या है कि
पूरे बहुत तेज़ धूप में नहीं सुखाते हैं, वो बिल्कुल हरा ही रहना चाहिए। देखिए फ़र्क होता है, कई बार ना लोग हे और पुआल में फ़र्क नहीं समझते हैं। पुआल वो चीज़ हो गया जो बिल्कुल पीला हो गया, वो, और हे होता है अगर आपने बरसीम का बनाया है, ओट्स का, तो वो उसी कलर का होगा, उसमें सुगंध भी वही होनी चाहिए। तो उसको हम हल्के धूप में सुखाते हैं और तब तक सुखाते हैं जब तक उसमें मॉइस्चर की मात्रा 15 से कम हो जाए, तभी वो रह पाएगा। तो पहला चीज़ कि सुखाना है तो उसको क्या ध्यान में रखेंगे हम कि हल्के धूप में सुखाएंगे, बार बार पलटते रहेंगे। कल्पना करिए कि आपके पास ओट्स है और उसको काट के आपने किसी फील्ड में दिया, उसको बार बार पलटना है और उसको बहुत तेज़ धूप नहीं देना। अगर तेज़ धूप देंगे तो पौधे में एक बीटा कैरोटीन होता है जो कि बाद में शरीर में जाके विटामिन ए बनाता है। बहुत तेज़ धूप होने के कारण क्या होगा, उसका वो उड़ जाएगा, 90% तक उड़ जाता है, तो विटामिन ए की मात्रा शरीर में कम हो जाएगी। तो ये तो विधि हो गई आपको हे बनाने की। अब और इससे जो है गुणवत्ता बनी। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हे और जो ग्रीन फॉडर उसमें फ़र्क होता है। चूँकि धूप में सुखाते हैं तो उसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है, जो विटामिन ए आपके हड्डियों के लिए, पशुओं के हड्डियों के लिए, दूध के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस विधि को अगर अपनाते हैं तो क्या होगा कि आपके हे में जो पोषक तत्व है चारे के बनिस्पत वो ज़्यादा रहेगी और अच्छी रहेगी। अब आ जाइए दूसरी बात कि साइलेज कैसे बनाते हैं। साइलेज जैसा बताया कि अचार बनाने की विधि है, तो एक सबसे साधारण तरीका होता है कि एक गड्ढा आप अपने घर के आसपास जहाँ भी मौका मिले आप वो कर लीजिए और उसके नीचे एक पॉलीथीन, गड्ढा विधि बोलते हैं, पॉलीथीन, मोटी वाली पॉलीथीन कर लीजिए और जो मक्का का जिसका आप बनाना चाहते हैं उसको डफ स्टेज बोलते हैं, यानी कि दूधिया स्टेज, जब उसमें दूध हल्का हल्का हो, अभी पूरी अनाज पूरा भरा नहीं होता, उस समय पोषक तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो उस समय काट लिया जाए और थोड़ा सा धूप में हल्का सुखा लें, उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसको क्या करते हैं, जिसको कहते हैं अपने देसी भाषा में कुट्टी काटना, उसको छोटे छोटे टुकड़े में हम काट लेते हैं। काट लेने के बाद उसको कुछ नहीं करना, अच्छे से जड़ को केवल हटा देते हैं और उसको गड्ढे में डाल देते हैं और गड्ढे में डालने के बाद बहुत अच्छे से दबा देते हैं, पैर से दबा देते हैं और उसके ऊपर जो आपने पॉलीथीन का शीट रखा उसको ढक देते हैं। ढकने के बाद उस पर गोबर और इन चीज़ों का लेप लगा देते हैं और 21 दिनों तक छोड़ देते हैं। जब ऐसा आप कर देते हैं तो 21 दिन के बाद वो साइलेज बन के तैयार हो जाता है और उसको जब चाहे किसान अपने पशुओं को खिला सकते हैं। आप इस जानकारी को अपने पशुपालन में ज़रूर प्रयोग करें, ये हमारा निवेदन है। चूँकि हम नई जानकारियाँ इसलिए लाते हैं कि आपका बेहतर जो पशुपालन है वो बेहतर हो। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि कैसे साइलेज और हे विधि के द्वारा हम हरे चारे का पूरे सालों भर संरक्षित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। मुर्गी पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। ठंड में इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है क्योंकि हम प्रतिदिन अंडों का सेवन करते हैं। तो किसान भाइयों, कैसे हम मुर्गी फार्म को शीतकाल में प्रबंधन करेंगे, कैसे हम इसकी उपयोगिता और खासकर आय और उत्पादन बढ़ा सकते हैं, रख रखाव कैसे करेंगे, जानेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियां देने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक हो और आपका जो आर्थिक उन्नति का मार्ग है वो प्रशस्त हो सके। और इसी क्रम में ठंड का प्रकोप तो है ही, और इस ठंड के प्रकोप में सबसे ज़्यादा हमारे जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो भी आक्रांत हुए हैं। और आज का जो हमारा विषय है इसी पर आधारित है कि ठंड के मौसम में मुर्गियों का शीतकालीन प्रबंधन कैसे करें। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद राजेश जी। सर, शीतकालीन मौसम में जो मुर्गियों का सर ये जो शीतकालीन जो प्रबंधन है मुर्गी फार्म का, उसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है यह? देखिए राजेश जी, ऐसा है कि शीतकाल के समय में टेम्परेचर बहुत नीचे हो जाता है जी सर, तो ये एक तनाव पैदा करता है। अगर कोई बीमारी नहीं भी है और प्रबंधन हम नहीं करते और उसको ठंड से नहीं बचाते, अपनी मुर्गियों को नहीं बचा पाते हैं, तो अगर अंडे देने वाली मुर्गियां हैं तो वो उनका अंडा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। यदि मांस वाली मुर्गियां हैं तो उनका भार वृद्धि कम हो जाएगी।
तो दोनों ही चीज़ें, चूँकि ठंड का सीज़न है और इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में, अंडों की अच्छे रेट मिलते हैं। बिल्कुल सर। तो कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है किसान भाई मार्केट तक लेके जाएं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो अगर शीतकालीन प्रबंधन नहीं करेंगे तो इन दोनों पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और अंडा उत्पादन कम हो जाएगा, मांस उत्पादन कम हो जाएगा, तो इससे उनको आर्थिक नुकसान हो सकता है। सर, शीतकालीन प्रबंधन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि मुर्गी का जो फार्म है उसका शीतकालीन प्रबंधन कैसे किया जाए। इसमें सर कौन कौन सी जरूरी जो तत्व हैं जो शामिल रहते हैं और जिसका प्रबंधन करने के बाद जो हमारे किसान भाई हैं, जो मुर्गी पालक जो हमारे किसान भाई हैं, वो निश्चिंत हो सकते हैं कि नहीं अब अच्छे तरीके से प्रबंधन हो गया और जो मुर्गी का जो ये उत्पादन है, जो अंडे का उत्पादन है, उनके मांस का उत्पादन है, वो बेहतर ढंग से होगा। इसमें सर आता क्या क्या है? जी, जो मुख्य तत्व हैं राजेश जी। जी सर। इसमें सबसे पहले हमें आवास का प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा है हमें वातावरण या वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा हमें फिर जो उनके आहार का प्रबंधन करना चाहिए कि दाना कैसे दे रहे हैं, पानी कैसा देना चाहिए हमें, ये मुख्य चीज़ें हैं इसके बारे में। तो एक के बाद एक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आवास प्रबंधन की बात करते हैं। जी बिल्कुल। आवास के बारे में अमूमन जब आवास का बनाया जाता है, जो लेआउट होता है, ओरिएंटेशन होता है, हम कहते हैं कि उसको आप पूरब पश्चिम की दिशा में रखिए। पूरब पश्चिम की दिशा में रखने के 2 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि जो ज़रूरी आवश्यकता अनुसार जो सूर्य का प्रकाश है वो आपके सेट के भीतर में आवश्यकता के हिसाब से आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा नहीं होगा और ठंडियों में तो वैसे सूर्य बहुत कम है, लेकिन जो भी निकलता है इंक्लिनेशन ऐसा होना चाहिए कि उसको थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, ताकि भीतर का तापमान एक बना रहे। दूसरी चीज़ कि अमूमन जब आप पूरब पश्चिम का डायरेक्शन रखते हैं अपने आवास का, तो हवाओं का जो शीत लहरी चलेगी या ठंडी हवाएं चलेंगी वो सीधे संपर्क में नहीं आएंगी, तो भीतर के वातावरण को मैनेज करने में बहुत आसानी होती है अगर आप आवास प्रबंधन के हिसाब से देखें। इसके अलावा जो गनी बैग्स या प्लास्टिक के पर्दे लगाए जाते हैं खिड़कियों के ऊपर, अच्छी पैकिंग की जाती है ताकि भीतर का टेम्परेचर, जो भीतर का तापमान है, वो यथावत मेंटेन किया जा सके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। हमारे सर कई किसान भाई ऐसे हैं, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो मुर्गी फार्म होता है जी, वो तो चूज़ों को हीट देने के लिए, मुर्गियों को हीट देने के लिए सर हीटर वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे मुर्गियों के लिए क्या है कि जब आवास के भीतर आप ले गए तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो आप भीतर जो गैस हीटर हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं ताकि भीतर एक टेम्परेचर बना रहे वहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वहाँ मेंटेन करना चाहिए और उसके लिए आप गैस हीटर है, ये चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आहार प्रबंधन की सर बात हम करेंगे कि आहार प्रबंधन में जिससे मुर्गियों का उत्पादन बेहतर हो और वजन उनका ज़्यादा हो, इसके लिए आहार प्रबंधन में क्या क्या हम मुर्गियों को दे सकते हैं? हमारे किसान भाई कौन से ऐसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं जो मुर्गियों को दाना में या किसी और रूप में दे सकते हैं? जी, आहार प्रबंधन की बात देखें तो देखिए, मुर्गियों को इस समय चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले उनको अपने बॉडी हीट को मैनेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, एक बहुत आहार के साथ ही पानी कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ठंड के सीजन में टंकी का पानी आता है तो बहुत ठंडा पानी होता है, तो जो मुर्गियां हैं वो पानी कम पीती हैं। पानी कम पिएंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगी और इससे क्या होता है कि उनका जो अंडा प्रोडक्शन है, मांस वृद्धि है, वो दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रोटीन, जो दाना हम उनको देते हैं इस समय, उनमें प्रोटीन कंटेंट तो 23% के आसपास होता है, लेकिन जो एनर्जी का कंटेंट है वो ऐसा देना चाहिए जो फैट कंटेंट उसमें ज़्यादा होना चाहिए, एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि उमन नॉर्मल में 3100 किलो कैलोरी पर केजी फीड के हिसाब से जाना चाहिए, तो अभी क्या है कि वो 3400 किलो कैलोरी पर केजी मेटाबॉलिक एनर्जी पर केजी फीड के हिसाब से उनको दिया जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो उनका दाना है उसमें थोड़ा सा फैट या एसेंशियल सॉल्ट्स की जो मात्रा है उसमें बढ़ा देते हैं, और इसके अलावा जो दाना उनको रूटीन बेसिस पे रेगुलर देते हैं, क्योंकि जितना वो ज़्यादा, क्योंकि दाना का इनगल्फ वो ज़्यादा खाएंगी ताकि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसमें, तो वो ज़्यादा अपने आप को मेंटेन कर पाएंगी। जो पानी हम देते हैं, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है तो पानी उनको पीना से परहेज़ करती हैं, वो पानी नहीं पीती हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो टंकी में हीटर लगा देते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी उनको गर्म करके देता रहे, या फिर अगर ताज़ा पानी अवेलेबल हो तो हम उसको एक रेगुलर इंटरवल पे सप्लाई उसकी चालू रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकें। पानी पीने से क्या होता है, एक तो उनका वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो तनाव है, तनाव से वो मुक्त रहेंगी, उनको तनाव नहीं होगा और उनका शारीरिक ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा साथ में हम ये भी कहते हैं कि पानी में जो मिनरल्स हैं या विटामिन्स हैं वो भी मिला करके हम दे सकते हैं ताकि उनको ठंड का बहुत ज़्यादा असर न पड़े। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी सर हमारे किसान भाइयों तक आपके द्वारा दी जा रही है। इसी क्रम में जो अगला सवाल है
वह यह है कि जैसे हम लिक्विड देते हैं मुर्गियों को पीने के लिए, पानी देते हैं, तो कई हम ये प्रायः सब देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं जिनको जानकारी नहीं रहती है, तो क्या करते हैं कि ये खुद मैंने भी देखा है कि कोबाडेक्स का जो टेबलेट आता है तो उसको भी पानी में मिला कर देते हैं। तो सर ये कितना उचित है और ज़्यादा वजन के लिए और ग्रोथ के लिए कौन से ऐसे मिनरल हैं या विटामिन हैं जिनको पानी में मिला करके दिया जा सकता है? जी देखिए, ऐसा है कि पानी से जो भी मुर्गी पालन में जो भी हम दवाइयाँ देते हैं उसका मुख्य स्रोत जल ही होता है। जी सर। चाहे हमको वैक्सीन देने की बात आती हो, चाहे दवाइयों को देने की बात है, हम जल के थ्रू देते हैं। और ठंड के समय तो पानी वैसे ही कम पीना होता है। तो अमूमन क्या करना चाहिए हमें कि जब हम दवाइयों को दे रहे हैं, चाहे कोई भी दवा हो जिसको हम पानी में मिला करके दे रहे हैं, तो उसके 1 घंटे पहले हमको पानी उनसे हटा देना चाहिए, पानी के पास उनके पहुँच ना हो, ताकि वो पानी ना पिए। तो इससे क्या उनके भीतर एक प्यास पैदा होगी और उसके बाद सीमित मात्रा में जो उनका रिक्वायर्ड डोज है उसमें कोई भी दवाई आप दे रहे हैं उसमें मिला करके आप उसको उस टाइम पीरियड में आप उसको पानी आप उनको जब उपलब्ध कराएंगे तो प्रॉपर वो इनटेक कर पाएंगे। जो भी पानी उनको मिलेगा, जो भी दवा मिला हुआ पानी मिलेगा, वो आराम से उसको पी जाएंगे क्योंकि उनको प्यास लगी रहेगी। तो दवाइयों का इससे नुकसान नहीं होता है, कोई वैक्सीन उससे नुकसान नहीं होता है। जितना आपने दिया उतना सारी मुर्गियों के पास उन दवाइयाँ पहुँच जाती हैं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप शीतकालीन मौसम में और मुर्गी फार्म का जो प्रबंधन है उसको बेहतर ढंग से और जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया उस तरीके से करके आप मुर्गी उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, देखा आपने कैसे इन विधियों को, साइलेज और हे विधि को अपनाकर आप अपने सालों भर की हरे चारे की समस्या को समाप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ मुर्गी पालन के द्वारा शीतकालीन प्रबंधन कैसे करें, इसकी भी जानकारी हमारा कार्यक्रम ने आपको दिया। तो किसान भाइयों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम इसी तरह कुछ नई और ख़ास जानकारियों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।